हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सार्थक नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड जो एमसीक्यू हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं, उनके बारे में आप डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डक्टलेस ग्लैंड्स विच सीक्रेट्स, यानी जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो डक्टलेस ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती है उसमें, तो वो किसका सीक्रेशन करती हैं। देखिए, जो ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती हैं हमारे बॉडी में, टू टाइप्स की ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती हैं। टू टाइप्स की ग्लैंड्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहती हैं। फर्स्ट है एक्सोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, और सेकंड है आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्लियर। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है, इसके अंदर प्रेजेंट डक्ट, जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड कैसी होती है, डक्टलेस ग्लैंड्स होती है। डक्टलेस ग्लैंड। क्लियर। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है, जो सीक्रेशंस करती है, उस सीक्रेशंस को कैविटी में सीक्रेट करती है। सीक्रेट इन कैविटी, ठीक है। डक्ट प्रेजेंट रहती है इसलिए कैविटी में सीक्रेट करती है, जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है डक्टलेस होती है, इसलिए ये जो भी सीक्रेशन करती है उसको कहां सीक्रेशन करती है, डायरेक्ट ब्लड के अंदर। सीक्रेट इन डायरेक्ट ब्लड, इन सीक्रेट डायरेक्ट इन ब्लड के अंदर डायरेक्ट ये इसको सीक्रेट करती है। एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स होती है वो एंजाइम का सीक्रेशन करती है। किसका सीक्रेशन करती है, एंजाइम का सीक्रेशन करती है, जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है वो हार्मोन्स का सीक्रेशन करती है। एंडोक्राइन ग्लैंड किसका सीक्रेशन करती है, हार्मोन का सीक्रेशन करती है। जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है, उसकी जो ग्लैंड हैं वो जैसे आपके एक्रिन, हेलोकोइड, ठीक है। जबकि एंडोक्राइन में आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड्स, थायराइड, ठीक है, आपकी एड्रिनल, और आपके जैसे थाइमस है, पीनियल ग्लैंड है, ये सब आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर इंक्लूड की जाती हैं। तो हमारा क्वेश्चन था कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स थी वो जो सीक्रेशंस करती है वो कहां पर करती है। तो एंजाइम एंजाइम में कौन कर रहा था, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एंजाइम किसका सीक्रेशन, जो एंजाइम का सीक्रेशन कौन कर रही थी, एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो ये क्या हो गया आपका, गलत। इलेक्ट्रोलाइट्स का कोई भी नहीं कर रही है, तो ये भी गलत हो गया। और जबकि हार्मोन का सीक्रेशन कौन कर रहा था, आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ये आपका राइट आंसर होता है सी। क्लियर। और बोथ एंड ए, यानी एंजाइम और आपका इलेक्ट्रोलाइट, ये भी गलत हो जाता है। राइट आंसर इज हार्मोन। Which हार्मोन सीक्रेटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ठीक है। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स है उसके द्वारा कौन से हार्मोन का सीक्रेशन किया जाता है। ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन करती है, या एसीटीएच का करती है, या आपका प्रोडक्टिन का करती है, या एडीएच का करती है। तो देखते हैं कि जो सबसे पहले हम एंटीरियर का देखते हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो है कौन से हार्मोन का सीक्रेशन करती है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो फर्स्ट ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। सेकंड इज प्रोलैक्टिन हार्मोन। थर्ड इज
growth hormone, fourth is adreno यानी ACTH, adreno cortico trophic hormone, fifth thyroid stimulating hormone, six melanocytes stimulating hormone, and last seven is follicular stimulating hormone. ठीक है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स के द्वारा जिन हार्मोनों का सीक्रेशन किया जाता है वो आपका ल्यूटिनाइजिंग, प्रोलैक्टिन, ग्रोथ हार्मोन, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, थायराइड हार्मोन और आपका मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, इन 7 हार्मोन का जो है पिट्यूटरी ग्लैंड्स के द्वारा सीक्रेशन किया जाता है। अब इनमें से देखिए कौन सा इनमें से है, तो ग्रोथ हार्मोन एंटीरियर का हो गया, एसीटीएस एंटीरियर का हो गया, प्रोलैक्टिन एंटीरियर का हो गया, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, एडीएच। राइट आंसर इज एडीएच, डी। पोस्टेरियर जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स है उसके द्वारा 2 हार्मोन का सीक्रेशन किया जाता है। कौन से 2 हार्मोन का, एक तो किया जाता है एडीएच का, एंटी डायरेटिक हार्मोन। कौन सा, एंटी डायरेटिक हार्मोन, इसका सीक्रेशन किया जाता है। ठीक है, दूसरा जो किया जाता है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सीक्रेशन किया जाता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को दूसरे नाम भी से जानते हैं, वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को लव हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, जबकि एंटी डायरेटिक को हम वैसोप्रेसिन के नाम से जानते हैं, वैसोप्रेसिन। ठीक है, जो कि वाटर का रिटेंशन करने में हेल्प करता है। और ऑक्सीटोसिन किसमें हेल्प करता है, कॉन्ट्रैक्शन, यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। और एंटी डायरेटिक हार्मोन वैसोप्रेसिन में अदर नेम इज वैसोप्रेसिन एंड हेल्प इन रिटेंशन ऑफ डायरेटिक। क्लियर, तो समझ में आ गया कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स 2 हार्मोन का सीक्रेशन करती है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स 7 का हार्मोन करती है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, द ग्लैंड दैट इज लोकेटेड बिलो हाइपोफाइशियल फोसा ऑफ स्पेनोइड बोन, मींस कि जो कौन सी ग्लैंड है, ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो हाइपोफाइशियल फोसा के, स्पेनोइड बोन के हाइपोफाइशियल फोसा के नीचे लोकेटेड होती है, उसके बिलो जो है वो स्थित होती है। एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड या थाइमस ग्लैंड। तो ये देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स कहां प्रेजेंट रहती है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स आपकी जो प्रेजेंट रहती है अपर पोल ऑफ ईच किडनी, दोनों किडनियों के जो अपर पोल हैं उस पर जो है हमारी एड्रिनल ग्लैंड जो है प्रेजेंट रहती है। जैसे ये किडनी है, ठीक है, ये किडनी हो गई, और इस तरह से जो है हमारी एड्रिनल ग्लैंड जो है प्रेजेंट रहती है। क्लियर, दोनों किडनियों पर रहती है। इस तरह से
इसके दो पार्ट्स होते हैं, ये कॉर्टेक्स हो गया अंदर बाहर वाला, और ये आपका मेडुला हो गया, ये आप क्या हो गया मेडुला, ठीक है। और ये आपका ये हो गया आपका कॉर्टेक्स। क्लियर। अब आता है आपका थायराइड ग्लैंड क्या होती है। थायराइड ग्लैंड कहां पर पाई जाती है। थायराइड ग्लैंड जो है आपके ट्रैकिया पे नेक रीजन में प्रेजेंट इन या लोकेटेड इन नेक रीजन in front of larynx at the level at larynx and trachea at the level of C5 C6 C7 and first thoracic vertebra ठीक है। तो हमारी जो थायराइड ग्लैंड है वो कहां प्रेजेंट रहती है, नेक रीजन में प्रेजेंट रहती है। किसके सामने, लैरिंक्स और ट्रैकिया के सामने प्रेजेंट रहती है। क्लियर। और लेवल ऑफ C5 C6 C7 और फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल पर वो प्रेजेंट रहती है। जैसे कि ये ट्रैकिया हो गई, ठीक है, ये ट्रैकिया हो गई, और ये आपकी थोरेसिक वर्टिब्रा सॉरी थायराइड हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई, थायराइड ग्लैंड हो गई। क्लियर। और ये इसका जहां पर दोनों लोब जुड़े हुए हैं, ये दो लोब, इसके दो लोब प्रेजेंट रहते हैं, दोनों लोब जिस पर जुड़े हुए हैं उसको हम क्या कहते हैं, इस्थमस। क्लियर। नेक्स्ट है ये थाइमस ग्लैंड्स कहां प्रेजेंट रहती है। थाइमस ग्लैंड्स जो रहती है आपकी एंटीरियर टू एरोटा के एंटीरियर में प्रेजेंट रहती है, यानी नेक रीजन में, इन नेक रीजन। ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या था कि कौन सी ग्लैंड है जो हाइपोफाइशियल के नीचे। अब देखिए तीनों में, देखिए यहाँ पे कहीं भी हाइपोफाइशियल नहीं है, तो राइट हमारा जो एडिनल ग्लैंड है, रॉन्ग आंसर है थायराइड, और जबकि थाइमस। तो राइट आंसर हमारा क्या हुआ, पिट्यूटरी ग्लैंड्स। राइट आंसर क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, जो कि कहां पर स्थित होती है, स्पेनोइड बोन के हाइपोफाइशियल फोसा के नीचे। और राइट आंसर हमारा सी। एप्पल इज मोर प्रोमिनेंट इन, जो एडम एप्पल है, ठीक है, वो मोर प्रोमिनेंट किसके अंदर होता है, फीमेल चाइल्ड के अंदर, मेल चाइल्ड के अंदर, एडल्ट फीमेल के अंदर, या एडल्ट मेल के अंदर। ठीक है। तो जो एडम एप्पल है उसी को हम क्या बोलते हैं, थायराइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज के नाम से जानते हैं। ठीक है। और जो थायराइड कार्टिलेज होता है वो लार्जेस्ट कार्टिलेज होता है। ठीक है। और ये है एज के साथ साथ, ठीक है, ये प्यूबर्टी में एज के साथ साथ क्या है, ये लार्ज होता रहता है, मतलब इसका साइज जो है इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज इन प्यूबर्टी। ठीक है, इन मेल। ठीक है, मेल में प्यूबर्टी में इंक्रीज हो जाता है। थायराइड कार्टिलेज को ही हम एडम एप्पल बोलते हैं। ठीक है। तो समझ में आया कि जो एडम एप्पल है वो किसके अंदर मोस्ट प्रोमिनेंट रहता है या मोर प्रोमिनेंट रहता है, आपका एडल्ट मेल के अंदर। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ए सॉरी डी। ठीक है, एडल्ट मेल के अंदर जो है एडम एप्पल जो है मोस्ट प्रोमिनेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थायराइड इज इफेक्टिव ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ। ठीक है, जो थायराइड हार्मोन है या थायराइड जो है वो सिर्फ इफेक्टिव रहती है किसके अंदर, कौन सा ऐसा वो है इसमें
इलेक्ट्रोलाइट्स जो है उनकी वजह से थायराइड जो है इफेक्टिव होती है, कैल्शियम की उपस्थिति में या पोटेशियम या सोडियम क्लोराइड या आयोडीन। क्लियर। देखिए थायराइड हार्ट जो ग्लैंड जो होती है, ये थायराइड ग्लैंड्स मैं आपको थ्योरी क्लास में करवा चुका हूं। आप हमारे चैनल पर जाकर के वहां से इसकी फुल वीडियो, जितनी भी ग्लैंड्स हैं उनकी फुल वीडियो आप वहां से देख सकते हैं। पूरा थ्योरी क्लास लिया हुआ हूं उसमें, तो सारे हार्मोन्स के से रिलेटेड, ग्लैंड से रिलेटेड आप वहां पे अच्छे से पढ़ सकते हैं। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। इसके जैसे कैल्शियम, थायराइड ग्लैंड जो है ये क्या है कि 3 टाइप्स के हार्मोन को सीक्रेट करती है। कौन कौन से? एक करती है आपका T3, एक करती है आपका T4। ठीक है, T3 को हम बोलते हैं ट्राई आयोडो थायरोनिन। ठीक है, T4 को बोलते हैं थायरोक्सिन। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर के बोलते हैं थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन। इन दोनों के अलावा जो थायराइड ग्लैंड है वो आपका जो हार्मोन सीक्रेट करती है वो कैल्शिटोनिन। तो इन 3 हार्मोनों का ये सीक्रेशन करती है। अब जो T3 एंड T4 है, T3 एंड T4, इन दोनों हार्मोन के सीक्रेशंस के लिए, ठीक है, इन दोनों हार्मोन के सीक्रेशंस के लिए आयोडीन की नीड होती है। आयोडीन इज एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ T3 एंड T4 हार्मोन। ठीक है, तो इनके फॉर्मेशन के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है या एसेंशियल होता है। और जो थायराइड ग्लैंड जो होती है, थायराइड ग्लैंड जो होती है वो आयोडीन को क्या करती है, ब्लड से सेलेक्ट करके लेती है। यानी कहां से लेती है? ब्लड से। थायराइड ग्लैंड selectively iodine from ब्लड से सेलेक्टिवली क्या कर लेती है, आयोडीन को सेलेक्ट कर लेती है, वहां से ले लेती है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं आयोडीन ट्रैपिंग। क्या बोलते हैं? आयोडीन ट्रैपिंग। आयोडीन ट्रैपिंग बोलते हैं। इस प्रोसेस के अंदर वो ब्लड से आयोडीन को कलेक्ट कर लेती है और T3 T4 हार्मोन का सीक्रेशन करती है। क्लियर। और इसके स्टिमुलेशन के लिए, इन दोनों के स्टिमुलेशन के लिए क्या जरूरत है? TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन जो है थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और थायराइड ग्लैंड जो है T3 T4 को सीक्रेशन करती है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि यहाँ पर जो है थायराइड को इफेक्टिव करने के लिए कौन सा है आपका राइट आंसर? आयोडीन। तो राइट आंसर हमारा डी। जबकि कैल्शियम, पोटेशियम और सोडियम क्लोराइड जो है आपका रॉन्ग आंसर है। राइट आंसर इज आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाइपर सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, हाइपर सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन लीड्स टू, या हार्मोन नहीं लिखा हुआ है, ग्रोथ हार्मोन लीड्स टू। अगर ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन जो है हाइपर हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो वो कौन सी डिजीज को कर सकता है, या उसकी कमी या उसके हाइपर सीक्रेशन से कौन सी डिजीज हो सकती है? ठीक है, तो देखते ग्रोथ हार्मोन। सबसे पहले तो हम ये बता दें ग्रोथ हार्मोन किसकी वजह, कहां से सीक्रेशन होता है आपका? एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। एंटेरियर सीक्रेट
सीक्रेट बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। और इसके अगर ग्रोथ हार्मोन का अगर सीक्रेशन होता है, अगर हाइपर सीक्रेशन होता है, तो दो तरह की इसमें जो है आपकी डिजीज हो सकती है। एक तो होती है आपकी एक्रोमेगली, एक्रोमेगली, ठीक है। एक्रोमेगली क्या है? एक्रोमेगली का मतलब होता है ड्यू टू हाइपर सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन adult after closure of epiphyseal प्लेट, ठीक है। एक्रोमेगली क्या है कि ड्यू टू हाइपर सीक्रेशन, ग्रोथ हार्मोन के हाइपर सीक्रेशन के कारण होती है, एडल्ट के अंदर होती है। दूसरा कब होती है? जब एपिफाइशियल प्लेट बंद हो जाती है, उसके बाद अगर ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन ज्यादा हो रहा है तो उसको हम एक्रोमेगली कहते हैं। दूसरा इसमें एक डिजीज और होती है आपकी जिंजिनेटिज्म, जी, ठीक है। एक एक्रोमेगली और एक होती है आपकी जिंजिनेटिज्म। ये क्या होता है? ये भी ड्यू टू हाइपर सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ये भी ग्रोथ हार्मोन के हाइपर सीक्रेशन की वजह से होता है, लेकिन ये किसमें होती है? इन चिल्ड्रन। कहां होती है? चिल्ड्रन में। एक्रोमेगली कहां हो रही थी? एडल्ट्स के अंदर। क्लियर? कब? ये एपिफाइशियल प्लेट के क्लोज होने के बाद होती है, लेकिन ये कब होती है? बिफोर क्लोजर ऑफ एपिफाइशियल प्लेट, ठीक है। दोनों में समझ में आ गया आपको कि जो एपिफाइशियल प्लेट थी उसके क्लोज होने के बाद अगर ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन हो रहा है एडल्ट के अंदर, तो वो होगा एक्रोमेगली आफ्टर क्लोजर ऑफ एपिफाइशियल प्लेट। और अगर बिफोर यानी उससे पहले हो रहा है तो होगा आपका जिंजिनेटिज्म, ठीक है। क्लियर? कौन से हार्मोन की वजह से? ग्रोथ हार्मोन की वजह से। तो इसमें क्या है? एक्रोमेगली है। राइट आंसर हमारा क्या होगा? ए, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा हमारा? ए। कि ग्रोथ हार्मोन की वजह से कौन सा हमारा जो डिजीज है वो हो रही है, तो एक्रोमेगली। अब इन दूसरे ऑप्शंस को देख लेते हैं। दूसरे ऑप्शंस क्या कहते हैं? दूसरा है कि ग्रेव्स डिजीज क्या होती है? ग्रेव्स डिजीज क्या होती है? ग्रेव्स डिजीज जो है आपके हाइपर सीक्रेशन ऑफ ड्यू टू हाइपर सीक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन T3 एंड T4, ठीक है। जब थायराइड हार्मोन T3 एंड T4 का जब हाइपर सीक्रेशन हो रहा है उसकी वजह से जो डिजीज होती है उसको हम बोलते हैं ग्रेव्स डिजीज। इसको अदर नेम है आपका एक्सोप्थेलेमिया, एक्सोप्थेलेमस, ठीक है। एक्सोप्थेलेमस, इसको दूसरे नाम से जानते हैं ग्रेव्स डिजीज को। और एक्सोप्थेलेमस का या ग्रेव्स डिजीज का जो है इसका मतलब है कि प्रोट्रूशन ऑफ आई बॉल, यानी जो आई बॉल है उसका प्रोट्रूशन हो जाना, ठीक है, आगे बाहर की तरफ निकलना दिखना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एक्सोप्थेलेमस। और इस किसका है?
ग्रेव्स डिजीज किसकी वजह से होता है? हाइपर सीक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, सॉरी हार्मोन। क्लियर? नेक्स्ट है आपका, तो ये क्वेश्चन क्या हो गया आपका? गलत हो गया। मैक्सेडेमा, मैक्सेडेमा का क्या मतलब होता है? ये है आपका ड्यू टू हाइपोसीक्रेशन ऑफ, या बोल सकते हैं ड्यू टू हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपो, ठीक है, ये हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से मैक्सोडेमा हो जाता है। और आपका क्रेटिनिज्म, ये इन एडल्ट्स, ठीक है। और एक सीवियर फॉर्म होती है, एक एज सीवियर फॉर्म ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। हाइपोथायरॉयडिज्म की एक सीवियर फॉर्म होती है जिसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उसके स्वेलिंग आ जाती है, स्वेलिंग, स्वेलिंग इन हैंड्स, ठीक है, ठीक है, हेड स्वेट। और लास्ट में क्या होता है, उसको पेशेंट कोमा में चला जाता है एंड लास्ट में उसकी डेथ हो सकती है। क्लियर? एक सीवियर फॉर्म है मैक्सोडोमा जो हाइपोथायरॉयडिज्म की, एडल्ट के अंदर होती है, उसमें पेशेंट के पूरी बॉडी पे स्वेलिंग आ जाती है, पेशेंट जो है कोमा में चला जाता है और लास्ट में उसकी डेथ हो जाती है। तो क्लियर हो गया आपका मैक्सोडोमा क्या है, ये भी आपका रॉन्ग आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका क्रिएटिनिज्म। क्रिएटिनिज्म क्या है? ये एक टाइप ऑफ, या बोल सकते हैं कि ड्यू टू हाइपोथायरॉयडिज्म, इन चिल्ड्रन, ये बच्चों में होने वाला हाइपोथायरॉयडिज्म है। और इसका अदर नेम जो है आल्सो नोन एज कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म। क्लियर? क्रेटिनिज्म को हम कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म भी बोल सकते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण होने वाला जो डिजीज है वो क्रेटिनिज्म है। तो समझ में आ गया, ये भी आपका गलत हो गया क्योंकि हमसे पूछा था ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड कौन सी डिजीज हो सकती है। तो ग्रोथ हार्मोन की वजह से एक ही डिजीज हो रही है, वो है आपकी एक्रोमेगली। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोलैक्टिन हार्मोन इज हेल्पफुल टू प्रोड्यूस। जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है, ठीक है, वो किसके प्रोड्यूसन में हेल्प करता है या किसका प्रोडक्शन करता है? ठीक है, वाटर, गैस्ट्रिक जूस, CSF या मिल्क। ठीक है, तो वाटर गैस्ट्रिक जूस का करता है या CSF का करता है या मिल्क का करता है? तो मिल्क का देखते हैं। मिल्क जो है प्रोलैक्टिन के कारण होता है, ड्यू टू प्रोलैक्टिन हार्मोन प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से मिल्क का प्रोडक्शन होता है, क्योंकि जो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है वो मेमरी ग्लैंड्स पर काम करता है, या इसकी बोल सकते हैं कि इसकी जो टारगेट ग्लैंड होती है, प्रोलैक्टिन हार्मोन की जो टारगेट ग्लैंड होती है वो मेमरी ग्लैंड होती है, जहां पर ये मिल्क का प्रोडक्शन करता है। क्लियर? तो जो हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है कि प्रोलैक्टिन हार्मोन के द्वारा किसका प्रोडक्शन होता है, तो मिल्क जो है राइट आंसर डी आपका राइट आंसर हो जाता है। CSF, बाकी के ऑप्शंस को देख लेते हैं। CSF क्या है? CSF जो है प्रोड्यूस बाय कोरोइड प्लेक्सिस
ठीक है। कोरोड प्लेक्सिस, ये जो CSF है कोरोड प्लेक्सिस के द्वारा प्रोड्यूस होता है। दूसरा, एंड रीएब्जॉर्ब बाय एरेक्नोइड ब्लाइन, ठीक है। कोरोइड प्लेक्सस के द्वारा तो इसका सीक्रेशन होता है CSF का, और रीएब्जॉर्ब जो होता है वो एरेक्नोइड ब्लाई से, जो एरेक्नोइड ब्लाई होती हैं उसका रीएब्जॉर्ब कर लेती हैं। कितना होता है? 0.5 ml पर मिनट, 1 मिनट में 0.5 ml का सीक्रेशन होता है आपका CSF का। दूसरा, इसके अलावा 30 ml 1 मिनट में होता है, सॉरी 1 मिनट, 0.5 ml पर मिनट में होता है, और 30 ml जो होता है वो आपका 1 घंटे में होता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, टोटल जो होता है आपका 720 ml पर डे। ये इसके 1 मिनट में 0.5 ml, 1 घंटे में 30 ml, और 1 दिन में 700 ml CSF का प्रोडक्शन करती है कौन? कोरोइड प्लेक्सिस। ठीक है, इन 720 ml में से, जो 720 ml 1 दिन में जो सीक्रेशन हो रहा है उसमें से 600 ml रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है, रीएब्जॉर्ब, ठीक है। और 120 से 150 ml जो है रिमेन रहता है। ठीक है, यानी 600 ml जो है रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है कोरोना एरेक्नोइड ब्लाई के द्वारा, और 120 से 150 ml के करीब ये उसमें अपना रिमेन बचता है जो कि CSF होता है। और इसके अलावा इसमें ये कैसा होता है? ये क्लियर होता है, ठीक है, और स्लाइटली अल्केलाइन होता है। कैसा होता है? स्लाइटली अल्केलाइन होता है, क्लियर होता है। तो CSF आपको समझ में आया होगा कि CSF क्या होता है, क्लियर। इसका जो नेक्स्ट आपका गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस जो है, जो स्टोमक के अंदर जी सेल प्रेजेंट रहती हैं, जी सेल, ठीक है, जी सेल प्रेजेंट रहती हैं जो कि गैस्ट्रीन हार्मोन का सीक्रेशन करती हैं, गैस्ट्रीन हार्मोन का सीक्रेशंस करती हैं। और ये जो गैस्ट्रीन हार्मोन जो होता है वो क्या करता है कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं, ठीक है, जो गैस्ट्रिन हार्मोन है वो क्या करेगा? गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देता है। स्टिमुलेट गैस्ट्रिक ग्लैंड किसके लिए? गैस्ट्रिक जूस के सीक्रेशंस के लिए। जब ये स्टिमुलेट हो जाती हैं तो गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन, गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन स्टार्ट हो जाता है, क्लियर। गैस्ट्रिक जूस कहां से होता है? जी सेल्स की हेल्प के द्वारा गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन होता है, जो कि गैस्ट्रिक हार्मोन, जी सेल गैस्ट्रिन हार्मोन का सीक्रेशन करती हैं और वो गैस्ट्रिक ग्लैंड का स्टिमुलेट कर देती हैं, जो कि गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन करती हैं। गैस्ट्रिक जूस का काम क्या है? गैस्ट्रिक जूस का काम होता है इंक्रीज मोटिलिटी ऑफ स्टोमक, ठीक है, स्टोमक की मोटिलिटी को इंक्रीज करना गैस्ट्रिक जूस का काम होता है। क्लियर, समझ में आ गया आपको? मिल्क का क्वेश्चन था हमारा कि प्रोलैक्टिन हार्मोन किसके प्रोडक्शन में हेल्प करता है, तो वो करता है आपके मिल्क का, जिसकी प्रोलैक्टिन हार्मोन की जो टारगेट सेल होती है वो मेमोरी ग्लैंड होती है,
और जो कि मिल्क का प्रोडक्शन करती है। समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑक्सीटोसिन कॉजेज और एक्सेप्ट। ऑक्सीटोसिन की वजह से क्या हो सकता है? इनमें से एक को छोड़कर। एक्सेप्ट का मतलब होता है एक को छोड़कर। बाकी के क्वेश्चंस जो हैं इसमें से तीन सही हैं, एक गलत है। इसका मतलब ये हुआ, एक्सेप्ट का मतलब 3 सही है, एक गलत है, हमें गलत को ढूंढना है। तो ऑक्सीटोसिन के काम क्या है? इसका जो फंक्शन है ऑक्सीटोसिन के, सबसे पहले ऑक्सीटोसिन कहां से रिलीज होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रेशन होता है इसका ऑक्सीटोसिन का। काम क्या करता है? यह करता है आपका मिल्क एजेक्शन का। मिल्क एजेक्शन को हम लेट डाउन रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। लेट डाउन रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, कैसे? जब बेबी सक करता है निप्पल को, जब बेबी निप्पल को सक करता है तो क्या होता है कि जो मायो एपिथेलियम सेल्स जो होती हैं, मायो एपिथेलियल सेल ऑफ मेमरी ग्लैंड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जब बेबी मिल्क इंजेक्शन का होता है, जब बेबी निप्पल को सक करता है तो उससे मेमरी ग्लैंड्स के अंदर जो मायो एपिथेलियम सेल्स प्रेजेंट रहती हैं उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो है मिल्क का सिक्रेशन होता है या मिल्क का इजेक्शन होता है। मिल्क इजेक्शन। तो ये फंक्शन हो गया। ठीक है, दूसरा ये क्या करता है? यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन में काम करता है। हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग पार्टीशन या डिलीवरी के टाइम पे क्या करता है कि यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, जिसकी वजह से बेबी के एक्सपल्शन में हेल्प होती है। क्लियर? तो मिल्क ऑक्सीटोसिन के वर्क हो गए। देखिए, तो मायो एपिथेलियम ऑफ लैक्टेशन, यानी ये मायो एपिथेलियम के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन मसल्स में भी हेल्प कर रहा है। मिल्क के इजेक्शन में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो ये तीनों तो इसके फंक्शंस हो गए। अब आता है कि लैक्टोजेनेसिस का क्या मतलब होता है? कि लैक्टोजेनेसिस का मतलब होता है कि मिल्क सीक्रेशन ऑफ मिल्क, ठीक है, ड्यू टू मैचुरेशन ऑफ मेमरी ग्लैंड, तो एल्वेोलर सेल्स ऑफ मेमरी ग्लैंड। जब मेमरी ग्लैंड्स के अंदर जो एल्वेोलर सेल्स प्रेजेंट रहती हैं, जब उनका मैचुरेशन होता है तो उसकी वजह से मिल्क का सिक्रेशन होता है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मिल्क लैक्टोजेनेसिस। ठीक है, तो हमसे एक्सेप्ट पूछा था, तो आपका राइट आंसर इज लैक्टोजेनेसिस, यानी डी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन इज सीक्रेटेड फ्रॉम। इंसुलिन का सीक्रेशन कहां से होता है? ठीक है, तो इंसुलिन का सीक्रेशन कहां से होता है? देखिए, ये पैनक्रियाज होती है,
ये पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज को थ्री टाइप्स में डिवाइड, थ्री इसके पार्ट्स होते हैं, थ्री पार्ट्स होते हैं। ये इसका हेड, ये बॉडी और ये टेल। ठीक है, पैनक्रियाज, पैनक्रियाज के थ्री पार्ट्स, हेड, बॉडी एंड टेल। ठीक है, ये इसकी पैनक्रियाटिक डक्ट होती है। पैनक्रियाटिक डक्ट है। अब इसके अंदर, पैनक्रियाज के अंदर जो पैनक्रियाज होता है, इसके वो मतलब ये जो दो तरह से काम करती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करती है और एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करती है। ठीक है, पैनक्रियाज एक तो होती है एक्सोक्राइन और एक होती है आपकी एंडोक्राइन। ठीक है, जो एक्सोक्राइन, जो पैनक्रियाज का जो एक्सोक्राइन वाला भाग जो होता है, ठीक है, वो पैनक्रियाटिक जूस का सीक्रेशन करता है, सीक्रेशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस का सीक्रेशन करता है कौन? जो एक्सोक्राइन वाला हिस्सा है इसका। और जो एंडोक्राइन जो है ये 1% होता है, 1% एंडोक्राइन होती है ये। ठीक है, और इसके अंदर आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस प्रेजेंट रहती हैं एंडोक्राइन में। आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस प्रेजेंट रहती हैं, जिसके अंदर 3 सेल्स प्रेजेंट रहती हैं। कितनी सेल प्रेजेंट रहती हैं? 3। फर्स्ट आपकी अल्फा सेल, सेकंड बीटा सेल, और थर्ड होती है आपकी डेल्टा सेल। ठीक है, तो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अंदर 3 टाइप्स की सेल प्रेजेंट रहती हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल्स और डेल्टा सेल्स। ये जो सेल्स होती हैं, अल्फा सेल्स जो होती है ग्लूकागोन हार्मोन का सीक्रेशन करती है। ग्लूकागोन हार्मोन का सीक्रेशन करती है, जबकि बीटा सेल्स जो होती है इंसुलिन का सीक्रेशन करती है। ठीक है, इंसुलिन का सीक्रेशन करती है। और डेल्टा सेल्स जो होती है, अल्फा सेल ग्लूकागोन, बीटा सेल इंसुलिन और डेल्टा सेल जो होती है सोमेटोस्टेटिन का सीक्रेशन करती है। ठीक है, तो समझ में आया, पैनक्रियास 2 तरह से काम करती है, यानी एक्सोक्राइन की तरह भी काम करती है और आपकी एंडोक्राइन की तरह भी काम करती है। एक्सोक्राइन जो कि जूस, पैनक्रियाटिक जूस का सीक्रेशन करती है, जबकि एंडोक्राइन इसके अंदर आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स प्रेजेंट रहती हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये जो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो होती हैं, वो उसके अंदर 3 टाइप्स की सेल्स प्रेजेंट रहती हैं, आपके अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल्स। अल्फा सेल ग्लूकागोन हार्मोन का, इंसुलिन का, बीटा सेल्स और डेल्टा सेल्स सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का सीक्रेशन करती हैं। क्लियर? यहां पर जो ग्लूकागोन जो हार्मोन है, ग्लूकागोन हार्मोन का क्या काम है? इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है आपका ग्लूकागोन हार्मोन। इंसुलिन क्या करता है?
डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है, जबकि ग्लूकागोन जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। सोमेटोस्टेटिन ये हाइपोथैलेमस के द्वारा भी सीक्रेट होता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस के द्वारा भी ये सीक्रेशन होता है इसका, और डेल्टा सेल के भी द्वारा इसका सीक्रेशन होता है। तो क्लियर समझ में आ रहा है। तो हमारा क्वेश्चन कहता है कि इंसुलिन इज सीक्रेटेड फ्रॉम, इंसुलिन का सीक्रेशन कहां से होता है। तो इंसुलिन का सीक्रेशन देखिए, इसमें गामा सेल होती नहीं है। आपने जो पैनक्रियास है तो ये गलत हो गया। डेल्टा सेल किसका कर रही थी, आपका सोमेटोस्टेटिन का हार्मोन का सीक्रेशन कर रही थी, तो ये भी गलत हो गया। बीटा सेल किसका कर रही थी, इंसुलिन का कर रही थी, यानी हमारा राइट आंसर क्या हो गया, सी। और अल्फा सेल किसका सीक्रेशन कर रही थी, ग्लूकागोन हार्मोन का, ग्लूकागोन हार्मोन का सीक्रेशन कर रही थी आपकी अल्फा सेल, तो ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो राइट आंसर इज बीटा सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉर्मल लेवल ऑफ फास्टिंग ब्लड शुगर, ठीक है। तो पूछा गया है कि फास्टिंग ब्लड शुगर कितना होता है। तो देखिए, फास्टिंग ब्लड शुगर जो होता है FBS, वो होता है आपका 170 से 110 mg पर डीएल, नॉर्मल है ये, ठीक है। नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर जो है 70 से 110 mg पर डीएल होता है। जबकि इसी में हम अगर देखें कि प्री डायबिटिक कितना होता है, अगर प्री डायबिटिक की हम रेंज देखते हैं इसमें, तो प्री डायबिटीज की रेंज होती है आपकी लेस देन 126 mg पर डीएल, 126 से कम होनी चाहिए प्री डायबिटिक। और अगर डायबिटीज में देखते हैं कि डायबिटीज किसको हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो डायबिटीज के लिए मोर देन 126 mg पर डीएल। तो ये रेंज तो हो गई आपकी, नॉर्मल रेंज हो गई 70 से 110 mg पर डीएल जो है फास्टिंग ब्लड शुगर में। अगर हम किसी का फास्टिंग ब्लड शुगर करवाते हैं तो 70 से 110 आता है, तो नॉर्मल है। प्री डायबिटिक हम किसको कंसीडर करेंगे, जिसका शुगर लेवल जो है 126 से नीचे होगा, 110 से ऊपर और 126 से नीचे होगा, उसको हम प्री डायबिटीज जो है उसको कंसीडर करेंगे। जबकि डायबिटीज कौन से वाले पेशेंट को हम कंसीडर करेंगे, जिसका ब्लड शुगर जो है मोर देन 126 mg पर डीएल होता है। क्लियर। अब आता है एक आपका पोस्ट प्रेपेंडल, अगर किस खाना खाने के बाद या, ठीक है, तो उसका कितना रहेगा आपका नॉर्मल जो रहेगा उसका ब्लड शुगर। तो नॉर्मल ब्लड शुगर रहता है वो आपका वन लेस देन 140 mg पर डीएल होता है, ठीक है। अगर हम इसको प्री डायबिटिक्स में देखते हैं तो प्री डायबिटिक रहता है मोर देन 140 टू लेस देन 200 mg पर डीएल। और अगर डायबिटीज देखते हैं कि कितने पे हम इसको डायबिटीज कंसीडर करते हैं, तो मोर देन 200 mg पर डीएल, ठीक है। ये तो हो गया आपका पोस्ट प्रेपेंडल बीपी ब्लड शुगर। नॉर्मल लेस देन 140 mg पर डीएल कंसीडर करेंगे। प्री डायबिटिक्स में हम मोर देन 140 से लेस देन 200 mg पर डीएल। जबकि डायबिटीज हम किसको कंसीडर करेंगे, मोर देन 200 mg पर डीएल, जो अगर किसी की रेंज है तो उसको हम डायबिटिक्स पेशेंट कहते हैं। एक HbA1c का हम अगर देखें, HbA1c, ठीक है,
इसमें अगर हम नॉर्मल रेंज देखते हैं, नॉर्मल रेंज जो होती है लेस देन 5.7, ठीक है, परसेंटेज। अगर हम इसको प्री डायबिटीज का रेंज देखते हैं इसकी, तो प्री डायबिटीज में हम देखेंगे इसकी मोर देन 5.7% से 6.5 या 4%, ठीक है। और डायबिटिक पेशेंट जो होता है वो होता है आपका मोर देन 6.5% या 6%, या बोल सकते हैं आपका 6, अगर ये भी है तो उसको हम प्री डायबिटिक्स बोल सकते हैं। क्लियर? तो नॉर्मल HbA1c जो आपको समझ में आया, यानी ब्लड शुगर की जो नॉर्मल वैल्यूज जो हैं आपको यहाँ पे आपने देखी कि फास्टिंग जो है 70 से 110, प्री डायबिटीज में हम इसको करेंगे 126 से कम, और डायबिटीज में 126 से ऊपर। पोस्ट प्रिपेंडियल यानी खाना खाने के बाद अगर हम उसका हम चेक करते हैं, ठीक है, नॉर्मल तो 140 से कम होना चाहिए, प्री डायबिटीज में 140 से ऊपर और 200 से कम होना चाहिए, और डायबिटीज जो है उसकी रेंज आती है आपकी 200 से ऊपर mg/dl। जबकि नॉर्मल में अगर HbA1c देते हैं, ये हमें 3 मंथ्स की जो है रिपोर्ट्स देता है, 3 मंथ्स या 90 डेज बोल सकते हैं उसको, ठीक है। नॉर्मल 5.7%, प्री डायबिटिक में 5.7 से 6.4%, और डायबिटिक में आपका मोर देन 6.5 जो है परसेंटेज का, इसको हम डायबिटीज पेशेंट बोलते हैं। अब क्वेश्चन हमारा क्या रहता है कि फास्टिंग ब्लड शुगर क्या रहता है। तो फास्टिंग ब्लड शुगर इसमें रेंज देखिए कि आपका 120 से 126 mg/dl, ठीक है, 60 से 180, 100 से 120, तो हमारा राइट आंसर होता है आपका 70 से 110, यानी ए जो है हमारा राइट आंसर होता है। क्लियर? समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन इज एप्रोप्रिएट निडल साइज फॉर इंसुलिन इंजेक्शन इज। इंसुलिन इंजेक्शन के लिए जो निडल हम यूज करते हैं उसका साइज क्या होता है, ठीक है। निडल साइज का पूछा है इंसुलिन इंजेक्शन के, 18G जो 18 गॉज का है, या 22 गॉज का है, या आपका 1 इंच लॉन्ग 22 गॉज 1.5 इंच लॉन्ग, या 25 गॉज 5/8 इंच लॉन्ग, ठीक है। तो अब इसमें हम देखते हैं जो इंजेक्शन जो हम यूज करते हैं, निडल का जो साइज होता है वो होता है आपका 25 गॉज, ठीक है, 5/8 इंच लॉन्ग होती है। उस इंजेक्शन को हम यूज करते हैं, जो निडल होती है 25 गॉज की होती है, और 5/8 इंच की जो है अपना लॉन्ग होती है उसकी। नेक्स्ट इसमें इसका जो रूट होता है, इंसुलिन इंजेक्शन का जो रूट होता है वो सबक्यूटेनियस होता है, सबक्यूटेनियस, ठीक है, ऐसी रूट होता है। और मोस्ट प्रोबेबल जो इसकी साइट होती है एब्डोमेन, ठीक है, एब्डोमेन में हम लगाते हैं वो, ये क्या इसलिए ज्यादा यहाँ पर इसको यूज किया जाता है क्योंकि ये रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है, रैपिड एब्जॉर्प्शन, इसलिए हम एब्डोमिनल साइट को जो है ज्यादा यूज करते हैं। क्लियर? तो समझ में आ गया होगा आपको कि जो निडल साइज होती है 25G, 5/8 इंच की हम लॉन्ग यूज करते हैं, रूट सबक्यूटेनियसली, साइड एब्डोमिनल मोस्टली। और क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पर रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है आपके इंसुलिन का, इसलिए ये साइड यूज करते हैं। तो अपना राइट आंसर क्या होगा आपका 25 गॉज और 5/8 इंच लॉन्ग होगा, ठीक है। राइट आंसर इज डी, बाकी के कैसे हो जाएंगे गलत। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई ए डायबिटिक पेशेंट कैन नॉट टेक इंसुलिन ओरली। एक डायबिटिक पेशेंट है, ठीक है, एक डायबिटिक पेशेंट है, उसको इंसुलिन लेना है,
तो उसको सलाह दी जाती है कि उसको इंसुलिन जो है वो ओरली नहीं लेना है। ठीक है, क्यों? इंसुलिन इज टू क्विकली एब्जॉर्ब इनटू स्टोमक। क्या जो इंसुलिन है वो स्टोमक में क्विकली एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, इसलिए उसको ओरली नहीं लेना चाहिए। या जो इंसुलिन है इरिटेटिंग टू द गैस्ट्रिक म्यूकोसा, इंसुलिन जो है वो गैस्ट्रिक म्यूकोसा को इरिटेट करता है, इसलिए उसको ओरली नहीं लेना चाहिए। या इनकॉम्पेटिबल विद मैनी फूड्स, जो इंसुलिन है वो मैनी फूड्स के साथ, बहुत सारे फूड्स के साथ क्या है, इनकॉम्पेटिबल है, इसलिए उसको इंसुलिन ओरली नहीं लेना चाहिए। या फिर इंसुलिन इज एक्टिवेटेड, इंसुलिन इज एक्टिवेटेड बाय, एक्टिवेटेड नहीं सॉरी जी, इनएक्टिवेटेड है ये, इनएक्टिवेटेड बाय जीआईटी, या जो जीआईटी के द्वारा इंसुलिन को इनएक्टिवेट कर दिया जाता है, इसलिए इंसुलिन को ओरली नहीं लेना चाहिए। तो जीआईटी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, जो वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं, ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं इंसुलिन को क्या कर देते हैं, वो डेस्ट्रॉय कर देते हैं, इंसुलिन को क्या कर देते हैं, डेस्ट्रॉय। ठीक है, उसको किल कर देते हैं, इसलिए इंसुलिन को ओरली नहीं लेने की सलाह दी जाती है डायबिटिक पेशेंट को। तो राइट आंसर हमारा क्या हुआ, डी। क्लियर कि इंसुलिन को उसको इनएक्टिवेट कर दिया जाता है जीआईटी सिस्टम के द्वारा, इसलिए उसको ओरली नहीं लेना चाहिए। क्लियर, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायबिटीज इंसिपिडस अकर ड्यू टू, डायबिटीज इंसिपिडस किसके कारण होता है? तो एक्सेसिव थायरोक्सिन हार्मोन, डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन की वजह से, या डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच की वजह से, या एक्सेस सिक्रेशन ऑफ एडीएच। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो डायबिटीज इंसिपिडस है, इसमें क्या होता है कि जो एडीएच हार्मोन जो होता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन, ठीक है, इसको हम वैसोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं, वैसोप्रेसिन के नाम से भी, इसका अदर नेम जो है वैसोप्रेसिन बोल कहते हैं, या एडीएच। तो ये क्या करता है, ये डीसीटी पर वाटर का रिटेंशन करवाता है, वाटर का रिटेंशन करवाता है। जब डीसीटी पे वाटर का रिटेंशन होता है तो डायबिटीज इंसिपिडिस में क्या होता है कि इसकी कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, डिक्रीज हो गया, और डिक्रीज हो जाएगा तो वाटर का रिटेंशन क्या होगा, नहीं होगा, वाटर का रिटेंशन भी कैसा हो जाएगा, डिक्रीज। ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि पेशेंट जो है यूरिन जो है असॉर्ट ज्यादा करेगा, इंक्रीज यूरिन। ठीक है, तो यूरिन की जो यूरिन को इंक्रीज हो जाएगा, जिससे पेशेंट को क्या है, हाइपोवोलेमिया हो जाता है। ठीक है, हाइपोवोलेमिया हो जाएगा। तो डायबिटीज इंसिपिडेंस का जो मेन रीजन है वो है आपका एडीएच की डेफिशिएंसी। ठीक है, समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि उसके एडीएच की कमी की वजह से वाटर का रिटेंशन नहीं हो पाता है, इसकी वजह से डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है। क्लियर? तो इसमें हम देखते हैं कि एक्सेसिव थायरोक्सिन हार्मोन, तो एक्सेसिव थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से तो आपका हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म होगा, डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ड्वार्फिज्म होगा, और राइट आंसर हमारा क्या हो गया फिर, डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच। ठीक है, एडीएच की कमी से हमारा डायबिटीज इंसिपिडस होता है। क्लियर? जबकि एक्सेस सिक्रेशन ऑफ एडीएच, इसकी वजह से हमारा डायबिटीज पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, जबकि इससे क्या होगा कि जो वाटर का रिटेंशन है वो इंक्रीज हो जाता है। एडीएच की वजह से क्या होगा, वाटर का, अगर एक्सेसिव सिक्रेशन होगा तो वाटर का रिटेंशन इंक्रीज, वाटर रिटेंशन
और वाटर का रिटेंशन इंक्रीज होगा तो बॉडी के अंदर क्या होगा, फ्लूइड वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो जाएगा, फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये राइट आंसर हमारा क्या होगा आपका, डायबिटीज। थ्री कार्डिनल साइन ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस इज, डायबिटीज मेलाइटिस के कौन से जो कार्डिनल साइन है। तो डायबिटीज मेलाइटिस क्या होता है, डायबिटीज मेलाइटिस में क्या होता है कि ड्यू टू अकर डिक्रीज इंसुलिन प्रोडक्शन, ठीक है, या तो इंसुलिन का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाए तब, या destruction of beta cell of pancreas। ठीक है, जो पैनक्रियाज की जो बीटा सेल्स हैं उनका डिस्ट्रक्शन हो जाना, क्योंकि बीटा सेल किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं, इंसुलिन के सिक्रेशन के लिए। ठीक है, तो इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं होगा, इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं होगा तो डायबिटीज मेलाइटिस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इंसुलिन क्या काम करता है, इंसुलिन क्या काम कर रहा था, इंसुलिन काम कर रहा था कि मैं रेगुलेट ब्लड शुगर, ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मैनेज करने का काम कर रहा था आपका इंसुलिन। ठीक है, अगर ये प्रॉब्लम्स होती हैं, या तो इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाए, या फिर जो बीटा सेल जो इसका प्रोडक्शन कर रही है इंसुलिन का, उनका ही डिस्ट्रक्शन हो जाए। ठीक है, तो उस कंडीशन में डायबिटीज मेलाइटिस हो जाता है। क्लियर। इसके डायबिटीज मेलाइटिस जो है 2 टाइप्स की होती हैं। टाइप्स कितने हैं, फर्स्ट है आपका, एक तो होता है आपका डायबिटीज फर्स्ट। ठीक है, डायबिटीज फर्स्ट क्या है, ये अकर इन लेस देन बिफोर 40 ईयर एज, मोस्टली 40 साल से कम के में ये होने वाला जो है डायबिटीज फर्स्ट बोलते हैं। और जबकि डायबिटीज सेकंड जो होता है ये होता है आपका अकर आफ्टर 40 इयर्स एज, 40 साल के बाद होने वाला डायबिटीज सेकंड, 40 साल से पहले होने वाला डायबिटीज फर्स्ट। डायबिटीज फर्स्ट जो है इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, इंसुलिन डिपेंडेंट होता है डायबिटीज फर्स्ट। और डायबिटीज सेकंड जो होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। ठीक है, जो यहां पर आपको एक्सप्लेन करवाया जा रहा है, आप अपनी नोटबुक लेके बैठा करें और राइट डाउन करता चलें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करवाया जा रहा है आप लोगों को। ठीक है, और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, तो डायबिटीज सेकंड नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज है, डायबिटीज फर्स्ट इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज है। क्लियर। अब सॉरी, सिम्टम्स क्या होते हैं डायबिटीज के, सिम्टम्स देखते हैं डायबिटीज के। सिम्टम्स में हम देखते हैं कि जो डायबिटीज में जो हम सिम्टम्स आते हैं, पॉलीफेजिया, या इसको हम बोलते हैं कार्डिनल साइन ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस, या 3P के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है,
अगर कार्डिनल साइन पूछे तब भी ये लिखना है, या 3P के नाम से पूछे तब भी आपको ये लिखना है, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया। ठीक है, ये आपके कैसे हैं, कार्डिनल साइंस होते हैं। इसके अलावा जो सिम्टम्स हैं आपके, हाइपरग्लाइसेमिया, ठीक है, ग्लाइकोसूरिया यानी ग्लूकोज इन यूरिन, क्लियर। तो ये आपके मेन सिम्टम्स हो गए आपके डायबिटीज मेलाइटिस से रिलेटेड, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, क्लियर। इसके अलावा अगर हम इसका डायबिटीज डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन करते हैं, तो डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन में हम क्या करेंगे, पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, टेकिंग हिस्ट्री, ठीक है, पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे पूरा, ब्लड टेस्ट करवाएंगे, HbA1c, कंफर्मेटिव जो है HbA1c करेंगे उसका, तो उससे पता चलेगा कि हमें डायबिटीज मेलाइटिस है या नहीं है। और अगर हम इसका ट्रीटमेंट देखें, ट्रीटमेंट में हम उसको एडवाइस करेंगे, एडवाइस फॉर एक्सरसाइज, ठीक है, रेगुलर एक्सरसाइज के लिए हम उसको एडवाइस करेंगे पेशेंट को। और जो अगर इंडिपेंडेंट इंसुलिन डिपेंडेंट वो है तो इंसुलिन देंगे, इंसुलिन अकॉर्डिंग प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग हम उसको इंसुलिन देंगे। और नॉन इंडिपेंडेंट है तो उसको हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट दे सकते हैं, ओरल हाइपो एजेंट दे सकते हैं, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस में जो अगर इसका कॉम्प्लिकेशन देखते हैं डायबिटीज मेलाइटिस का, तो डायबिटीज मेलाइटिस के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं आपका, जैसे न्यूरोपैथी है, ठीक है, नेफ्रोपैथी हो जाती है उसको, ठीक है, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, तो ये इसके कॉम्प्लिकेशंस हो गए। इसके अलावा डायबिटिक फुट भी हो जाता है, क्लियर। तो आपको समझ में आएगा कि जो हम क्या क्वेश्चन ने क्या पूछा था कि थ्री कार्डिनल साइन, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया। तो इनमें हम देखते हैं कहाँ है, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, नमनेस, तो ये आपका राइट रॉन्ग हो गया। दूसरा था पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, हाइपोटेंशन, रॉन्ग आंसर हो गया। सॉरी, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया, हाइपरटेंशन, ये भी रॉन्ग हो गया। सॉरी, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया एंड पॉलीडिप्सिया, तो ये आपका राइट आंसर हो गया, पॉली ए आपका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a client with tentative diagnosis of Cushing syndrome has an increased cortisol level. For what response should the nurse assess the client? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक क्लाइंट है, एक टेंटेटिव डायग्नोसिस किया गया है उसका, और टेंटेटिव डायग्नोसिस में क्या है कि कुशिंग सिंड्रोम हैज एन इंक्रीज कॉर्टिसोल लेवल, उसका जो कॉर्टिसोल लेवल है वो इंक्रीज है। फॉर व्हाट रेस्पॉन्स शुड द नर्स असेस द क्लाइंट, तो नर्स जो है वो क्लाइंट के कौन से रेस्पॉन्स को असेस करेगी या करना उसको चाहेगी। तो हाइपोग्लाइसेमिया है, या हाइपरनेट्रीमिया है, हाइपरकैलेमिया है, या हाइपोवोलेमिया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कुशिंग सिंड्रोम क्या होता है।
कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम क्या होता है कि हाइपर सीक्रेशन ऑफ कॉर्टिसोल हार्मोन। हाइपर सीक्रेशन ऑफ कॉर्टिसोल हार्मोन फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से जब कॉर्टिसोल हार्मोन का हाइपर सीक्रेशन होता है, ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉल कौन सा होता है, वो हाइड्रोसोल, कॉर्टिसोल कौन सा है, ग्लूकोकॉर्टिकॉल, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन। ठीक है, इसका सीक्रेशन जब ज्यादा हो जाता है तो कुशिंग सिंड्रोम जो है अकर होता है। और होता क्या है कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम है ये, इट इज मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ठीक है, एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है, किसके कारण होता है, कॉर्टिसोल हार्मोन के हाइपर सीक्रेशन की वजह से होता है। ठीक है, और आपको एड्रिनल ग्लैंड का पता ही था, हमने एड्रिनल ग्लैंड जो है थ्योरी क्लास में पढ़ा रखा है, आप वहां जाकर के एड्रिनल ग्लैंड्स के बारे में देख सकते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड्स जो है उनपे कॉर्टेक्स कौन सा पार्ट होता है या मेडुला कौन सा पार्ट होता है, वो कौन कौन से हार्मोन्स का सीक्रेशन करते हैं, तो वहां पर जाकर के आप उसको विजिट कर सकते हैं। इसमें सिम्टम्स देखते हैं, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं कुशिंग सिंड्रोम्स के अंदर। कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है कि जो बफेलो हम्प हो जाता है इसमें, बफेलो हम्प जो ये यहां से उसका जो पेशेंट जो होता है वो क्या है, आउटर उसका प्रोट्रूड हो जाता है, उसको हम बफेलो हम्प बोलते हैं। उसका ट्रंकल ओबेसिटी हो जाती है पेशेंट को, ट्रंकल ओबेसिटी। ट्रंकल ओबेसिटी इसमें क्या होता है कि विद थिन हैंड। ठीक है, जो उसके ट्रंकल ओबेसिटी ये वो इसका जो एब्डोमिनल जो गर्थ है उसका मतलब जो साइज है वो बढ़ जाता है, और जबकि उसका जो हैंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, थिन हो जाते हैं। हार्सुटिज्म हो जाता है, हार्सुटिज्म का मतलब होता है एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ हेयर्स इन फीमेल। ठीक है, फीमेल्स के अंदर हेयर्स की एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है। नेक्स्ट, वेट गेन करता है पेशेंट। ठीक है, इसके अलावा पेशेंट का हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन के अलावा हाइपरटेंशन एंड ओडिमा। ये क्यों होता है, हाइपरटेंशन और ओडिमा पेशेंट को क्यों होता है, क्योंकि पेशेंट को क्या होता है कि वो वाटर और सोडियम का रिटेंशन हो जाता है, वाटर एंड सोडियम रिटेंशन। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट को हाइपरटेंशन हो जाएगा और ओडिमा हो जाता है। हाइपरटेंशन एक रीजन और है इसमें कि वैसो कंस्ट्रक्शन होता है उसके अंदर। ठीक है, तो उसकी वजह से पेशेंट को हाइपरटेंशन और ओडिमा क्रिएट हो जाता है। इसके अलावा दूसरे सिम्टम्स और भी हैं, जैसे हाइपरनेट्रेमिया। ये बता दिया मैंने, हाइपरनेट्रेमिया क्या हो रहा है, क्योंकि सोडियम का रिटेंशन हो रहा है, इस वजह से उसमें हाइपरनेट्रेमिया होता है। नेक्स्ट इसी में
हाइपोकैलेमिया हो जाएगा। हाइपोकैलेमिया क्या होगा? ड्यू टू सोडियम, पोटेशियम इनवर्स एक्शन। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम का इनवर्स एक्शन होता है, उसके कारण जो है उस पेशेंट को क्या हो जाता है? हाइपोकैलेमिया हो जाता है, यानी पोटेशियम की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है पेशेंट को। ठीक है, इसके अलावा पेशेंट को जो सिम्टम्स होता है, हाइपर ग्लाइसेमिया। हाइपर ग्लाइसेमिया क्या होगा? ड्यू टू मेटाबॉलिक एक्सेसिव मेटाबॉलिक या मेटाबोलाइज एक्सेसिव मेटाबोलाइज के कारण उसको हाइपर ग्लाइसेमिया हो जाएगा। तो ये इसके सिम्टम्स हो गए। आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन सिंड्रोम क्या होता है? कोर्टिसोल हार्मोन की हाइपर सिक्रेशन की वजह से होता है। मेटाबॉलिक डिसिंड्रोम होता है ये, उसमें बफेलो हम्प हो जाता है। ट्रंकल ओबेसिटी विथ थिन हैंड्स, हाइपोस्टेटिस हो जाएगा। एब्नॉर्मल ग्रोथ ऑफ हेयर इन फीमेल्स, वेट गेन करता है। हाइपरटेंशन एंड एडिमा क्यों होगा? हाइपरटेंशन क्यों होगा? वैसो कंस्ट्रक्शन की वजह से और वाटर और सोडियम के रिटेंशन की वजह से ओडिमा हो जाएगी। हाइपरनेट्रेमिया होगा, हाइपोकैलेमिया होगा क्योंकि उसका सोडियम और पोटेशियम इनवर्स एक्शन होगा उसके अंदर। ठीक है, क्लियर? अब इसमें इसकी जो केयर देख लेते, नर्सिंग केयर देख लेते हैं, यहां पर देख लेते हैं नर्सिंग केयर। ठीक है, नर्सिंग केयर में क्या करेंगे? ऑब्जर्व ऑल वाइटल साइंस, ऑब्जर्व ऑल वाइटल साइंस। उसके वाइटल साइंस को हम साइन रेगुलर चेक करेंगे, बीपी वगैरह उन सबको चेक करेंगे। दूसरा, इलेक्ट्रोलाइट्स को मॉनिटर करेंगे रेगुलर, मॉनिटर इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि यहाँ पर जो है हाइपरनेट्रेमिया हो रहा है, यहाँ पर हाइपोकैलेमिया हो रहा है। ठीक है, तो इस वजह से उसके इलेक्ट्रोलाइट को हम मॉनिटर करेंगे। तीसरा, इसमें उसके डेली वेट गेन को चेक करेंगे, डेली चेक वेट। ठीक है, क्लियर? उसके अलावा हम इसमें डाइट जो देंगे, पेशेंट को जो डाइट देते हैं इसमें हाई पोटेशियम, हाई पोटेशियम डाइट देते हैं पेशेंट को। ठीक है, लो सोडियम देंगे। क्लियर? तो ये इसकी डाइट हो गई। इसके अलावा इसमें एक टेस्ट करते हैं इसके एग्जामिनेशन, इसके डायग्नोस्टिक एवल्यूएशन के लिए, वो करते हैं हम डेक्सा। ठीक है, डेक्सा जो है इसका टेस्ट करते हैं इसके डायग्नोस्टिक के लिए। क्लियर? तो आपको समझ में आएगा कि कोर्टिसोल सिंड्रोम क्या होता है। अब क्वेश्चन से देखते हैं। हमें क्वेश्चन था कि उसको हाइपोग्लाइसेमिया होगा या हाइपरनेट्रेमिया होगा या हाइपरकैलेमिया होगा या हाइपोवोलेमिया होगा। ठीक है, देखो हाइपोवोलेमिया तो उसको हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि हाइपर हो रहा है, ओबेसिटी हो रही है, उसको रिटेंशन हो रहा है वाटर का, तो हाइपोवोलेमिया नहीं होगा, गलत। हाइपरकैलेमिया है, हाइपरकैलेमिया नहीं हो रहा, हाइपोकैलेमिया हो रहा है, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम का उसका इनवर्स इफेक्ट की वजह से उसका हाइपरकैलेमिया नहीं हो रहा है, ये भी गलत हो जाता है। नेक्स्ट आता है हाइपरनेट्रेमिया। तो हाइपरनेट्रेमिया इससे क्यों हो रहा था? रिटेंशन ऑफ सोडियम और वाटर। ठीक है, जो अगर जो कोर्टिसोल हार्मोन है वो सोडियम को और वाटर का रिटेंशन करवाता है, तो जब उसका एक्सेसिव सिक्रेशन होगा, कोर्टिसोल हार्मोन का जब एक्सेसिव सिक्रेशन होगा तो सोडियम और वाटर का भी रिटेंशन एक्सेसिव होना स्टार्ट हो जाएगा, बॉडी में उसका रिटेंशन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसकी वजह से हाइपरनेट्रेमिया हो जाएगा। तो राइट आंसर भी हमारा क्या हो जाता है? बी। क्लियर?
और हाइपोग्लाइसेमिया नहीं होता है क्योंकि उसमें ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। कैसा है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, इसकी वजह से उसके अंदर हाइपोग्लाइसेमिया नहीं होगा, जब कौन क्या होगा? हाइपरग्लाइसेमिया होगा। क्या होगा? हाइपरग्लाइसेमिया। इसमें लिखा नहीं है, हाइपरग्लाइसेमिया होता है उसमें, ये लिखा हुआ ये हाइपरग्लाइसेमिया होता है क्योंकि एक्सेसिव मेटाबॉलिज्म है उसका सीक्रेशन की वजह से। तो ये भी गलत हो गया, तो हमारा राइट आंसर इज हाइपरनेट्रेमिया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग फर्स्ट हाइपोपैराथायरॉयडिज्म सीरम कैल्शियम लेवल। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म अगर किसी पेशेंट को हो जाता है तो उसमें सीरम कैल्शियम लेवल क्या रहता है? ठीक है, इंक्रीज इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है या रिमेन नॉर्मल, कोई फर्क नहीं पड़ता है उस पर, या नो इफेक्ट। ठीक है, तो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म क्या होता है? हाइपोपैराथायरॉयडिज्म हाइपोपैराथायरॉयडिज्म क्या है? हाइपो मींस कम होना, पैराथायरॉयडिज्म यानी हार्मोन डिक्रीज लेवल ऑफ पीटीएच। ठीक है, पैराथायरॉयड हार्मोन फ्रॉम पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड, जो पैराथायरॉयड ग्लैंड जो प्रेजेंट रहती है उससे जो पीटीएच हार्मोन का सीक्रेशन होता है वो उसका लेवल जो है वहां से क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। ये तो आपको पता ही है पैराथायरॉयड ग्लैंड कहां प्रेजेंट रहती है, थ्योरी क्लास में आप जाकर के वहां देख सकते हैं, वीडियो है। ठीक है, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म किसकी कमी से हो रहा है? पीटीएच की कमी से। ठीक है, अब ये पीटीएच क्या करता है? पीटीएच इसका फंक्शन क्या है? पीटीएच का मेंटेन लेवल ऑफ सीरम कैल्शियम लेवल। ठीक है, क्या करता है? सीरम कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब ये डिक्रीज हो गया तो कैल्शियम लेवल भी कैसा हो जाएगा? उसका डिक्रीज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पीटीएच हार्मोन भी डिक्रीज हो रहा है, इस वजह से कैल्शियम का जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा। ये कहां से लाता है? पीटीएच क्या करता है? बोन्स के जब ये क्या करता है? बोन से कैल्शियम को कहां डाल देता है? आपके ब्लड में। ठीक है, तो यहां पर ब्लड में कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाता है और यहां पर बोन के अंदर कैल्शियम लेवल क्या कर देता है? ये डिक्रीज कर देता है। ठीक है, एक इसके अपोजिट एक हार्मोन होता है कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन हार्मोन, और कैल्सीटोनिन क्या करता है? जब बोन्स के अंदर जब कैल्शियम लेवल डिक्रीज हो जाता है तो ये क्या करेगा? ब्लड से कैल्शियम को वापस इस तरह से ले लेता है। ठीक है, इस तरह से ब्लड से कैल्शियम को बोन्स के अंदर डाल देता है, तो इंक्रीज कैल्शियम इन बोन। बोन के अंदर कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, कैल्सीटोनिन बोन्स के अंदर कैल्शियम को बढ़ाता है, जबकि पीटीएच हार्मोन जो होता है वो ब्लड के अंदर यानी सीरम लेवल को बढ़ाता है कैल्शियम के को। क्लियर? समझ में आ गया दोनों हार्मोनों का क्या क्या काम है, कैल्सीटोनिन और पीटीएच का। क्लियर? अब देखते हैं इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो सिम्टम्स में क्या होगा? नमनेस होगी पेशेंट को, numbness and tingling sensation, tingling sensation in hands। ठीक है,
हाथों के अंदर पेशेंट को टिंगलिंग सेंसेशन होगी और नमनेस फील होगा। क्यों होगा? ड्यू टू हाइपोकैलेसीमिया। हाइपोकैलेसीमिया की वजह से उस पेशेंट को नमनेस और टिंगलिंग सेंसेशन होगी। उसके अलावा इसमें क्या होगा? हाइपोकैलेसिमिक टिटेनी, ठीक है, हाइपोकैलेसिमिक टिटेनी होगा। हाइपोकैलेसिमिक टिटेनी क्या होता है? हाइपोग्लाइसेमिक टिटेनी, इसके साइन एंड सिम्टम्स अगर हम देखते हैं तो इसके साइन एंड सिम्टम्स में जैसे टिटेनी का मतलब होता है, जैसे इसमें पेशेंट को और क्या क्या दिक्कत हो सकती है इसके साथ साथ ब्रोंकोस्पाज्म होगा पेशेंट को, ठीक है, लैरिंजोस्पाज्म होगा, ठीक है, चौबस्टिक साइन होगा, चौबस्टिक साइन पॉजिटिव होगा। एक होगा आपका टोजो साइन, ये भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब ब्रोंकोस्पाज्म और लैरिंजोस्पाज्म होगा तो उसकी वजह से क्या, ये सब किसकी वजह से हो रहे हैं? कैल्शियम की कमी की वजह से हो रहे हैं। अब इन दोनों की वजह से क्या होगा? पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, भी होगा, क्योंकि जब स्पास्म होगा तो उसको सांस लेने में भी दिक्कत होगी। चौबस्टिक साइन क्या होता है? कि जब पेशेंट के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो जब पेशेंट के हम फेशियल नर्व पर ऐसे ट्विच करते हैं या टैपिंग करते हैं इस तरह से, तो उसको पेशेंट को क्या होता है? पेन होता है, ठीक है। और ट्राजुसाइन क्या होता है? ट्राजुसाइन का मतलब होता है कि जब पेशेंट का जब हम बीपी चेक कर रहे होते हैं तो उसकी जो आर्म्स है, मतलब इसकी जो है कार्पल पैडल स्पास्म होगा, उसका क्या होगा? कार्पल पैडल स्पास्म हो जाता है, कार्पल पैडल स्पास्म, ठीक है, ड्यूरिंग बीपी मॉनिटर, ठीक है। जब बीपी मॉनिटर करते हैं तो उसके कार्पल पैडल स्पास्म होता है, उस साइन को हम टर्जोस साइन बोलते हैं, जो कि हाइपोकैलेसीमिया की वजह से होता है। क्लियर? और चौबस्टिक साइन क्या होता है? जब हम किसी को फेशियल नर्व को ट्विच करते हैं तो उस ट्विस्टिंग होती है उसमें ड्यूरिंग टैपिंग ऑफ फेशियल नर्व। ट्विस्टिंग ऑफ फेशियल नर्व ड्यूरिंग टैपिंग, ठीक है। जब टैपिंग करते हैं तो फेशियल नर्व के साथ उसमें ट्विस्टिंग होती है इस तरह से, मतलब उसका जो है तिरछा बना जाता है। तो ये इसके साइन एंड सिम्टम्स हो गए मैंने आपके, ठीक है। अब नर्सिंग केयर देखते हैं। नर्सिंग केयर में तो पेशेंट को हम क्या देंगे? सबसे पहले, क्योंकि पहले तो हम उसका जो भी वाइटल साइंस है उनको हम चेक करेंगे। मॉनिटर वाइटल साइंस, ठीक है, वाइटल साइन को मॉनिटर करेंगे। दूसरा, कैल्शियम लेवल चेक करेंगे, ठीक है, जो कि डिक्रीज होगा। अब हम इसमें डाइट क्या देंगे पेशेंट को? क्योंकि कैल्शियम लेवल कम हो रहा है तो पेशेंट को हम कैल्शियम देंगे, कैल्शियम रिच डाइट देंगे पेशेंट को। इसके साथ साथ विटामिन डी देंगे उसको, एडमिनिस्टर विटामिन डी, बिकॉज इट
increase absorption of calcium from GIT। ठीक है, विटामिन डी हम क्यों दे रहे हैं उसको, क्योंकि विटामिन डी होती है वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करती है। कहां से, जीआईटी से या इंटेस्टाइन से उसके एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देती है, इसलिए हम उसको विटामिन डी देंगे, जिससे से ज्यादा कैल्शियम जो है हमारी डाइट से वो एब्जॉर्ब हो सके, और कैल्शियम डाइट रिच डाइट हम उसको पेशेंट को देते हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट जो इसमें नर्सिंग केयर में जो है इसमें, क्योंकि पेशेंट को क्या हो रहा था, ब्रोंको स्पास्म हो रहा था, लैरेंजो स्पास्म हो रहा था, तो उसमें उस पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा था। तो तो इस कंडीशन में पेशेंट को क्या करना है, तो क्या रखना है उसको, लैरेंजेटोमी जो सेट होता है, यानी ऑक्सीजन भी हम उसको साथ रखेंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर। ठीक है, ऑक्सीजन सिलेंडर कीप एट बेड साइड ऑफ पेशेंट। ठीक है, पेशेंट के बेड साइड में हम उसको ऑक्सीजन सिलेंडर रखेंगे, जिससे उसको जब भी कोई अगर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होती है तो तुरंत उसको ऑक्सीजन में प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, तो समझ में आया है कि किस तरह से मतलब, हाँ एक इसका डायग्नोसिस कॉज भूल गया मैं बताना आपको। कॉज जो है इसके कॉज हो सकते हैं, थायराइडेक्टोमी हो रही है किसी को, जैसे अगर किसी को पेशेंट को थायराइड ग्लैंड को अगर रिमूव किया गया है तो एक्सीडेंटली जो पैराथायराइड ग्लैंड जो होती है वो भी रिमूव हो जाती है, तो उसकी वजह से कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है। या कोई सर्जरी की गई है किसकी, पैराथायराइड की, पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड के अंदर कोई सर्जरी की गई है, तो उस कंडीशन में भी उसके जो है पीटीएच का सीक्रेशन नहीं होगा, तो उसकी कमी हो जाएगी। तो आप लोगों को समझ में आएगा कि हाइपोपैराथायरॉयडिज्म क्या होता है। तो क्वेश्चन हमारा ये कह रहा था कि हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के अंदर कैल्शियम का लेवल क्या रहता है, कम होता है, ज्यादा होता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, नॉर्मल रहता है। ठीक है, तो इंक्रीज तो होगा नहीं, तो ये आपका रॉन्ग आंसर हो गया। तो हमारा क्या हो रहा था इसमें, डिक्रीज हो रहा था, तो राइट आंसर इज बी, रिमेन नॉर्मल नहीं रहता है ना ही उसका, ये डी जो है गलत है। ठीक है, समझ में आ गया आपको हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन आर मोस्ट प्रेग्नेंट पेशेंट टेस्टेड फॉर गैस्ट्रेशनल डायबिटीज। एक वुमेन है जो प्रेग्नेंट है, तो उसके जो गैस्ट्रेशनल डायबिटीज जो होती है उसका टेस्ट हम कौन से वीक्स में कर सकते हैं, 6 से 12 गैस्ट्रेशनल वीक्स में उसका टेस्ट करते हैं, या 12 से 20 गैस्ट्रेशनल वीक्स में करते हैं, या 24 से 28 गैस्ट्रेशनल वीक्स में, या 34 to 36 गैस्ट्रेशनल वीक्स के अंदर करते हैं। तो गैस्ट्रेशनल डायबिटीज होती क्या है, गैस्ट्रेशनल डायबिटीज। ठीक है, तो गैस्ट्रेशनल डायबिटीज ये इट अकर इन या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली जो डायबिटीज में है उसको हम गैस्ट्रेशनल डायबिटीज कहते हैं। इट डिटेक्ट 24 to 28 weeks of gestational weeks। ठीक है, गैस्ट्रेशनल की जो 24 से 28 वीक्स में है इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, और इट इज
resolve after 6 weeks of डिलीवरी। ठीक है, डिलीवरी के 6 हफ्ते के बाद ये ऑटोमेटिकली रिजॉल्व भी हो जाती है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी के टाइम पर होती है, इसलिए इसको गैस्ट्रेशनल डायबिटीज भी बोलते हैं। 24 से 28 वीक्स पे इसको हम डिटेक्ट करते हैं, इसके यानी इसको चेक पता करने के लिए उसमें टेस्ट करते हैं। दूसरा, इसके कॉम्प्लिकेशंस या साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? कॉम्प्लिकेशन या साइन एंड सिम्टम्स में आपके जैसे मैक्रोसेमिया हो जाएगा, अगर कोई मदर डायबिटिक है, ठीक है, अगर किसी मदर को डायबिटीज हो गई है तो उसका होने वाला जो बेबी होगा उसको मैक्रोसोमिया होगा। मैक्रोसोमिया का मतलब होता है मोर देन 4000 ग्राम जो है उसका वेट होगा। कितना वेट होगा? 4 kg से ज्यादा होगा उसका वजन, 4000 ग्राम से ज्यादा वेट उसका होगा अगर किसी मदर को डायबिटीज है। ठीक है, दूसरा इसके अलावा क्या होगा? इसके अलावा उसका होगा हाइपोग्लाइसेमिया। किसी को बेबी को हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा। हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा बेबी को। क्यों हो जाएगा बेबी को हाइपोग्लाइसेमिया? क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो इंसुलिन होता है मदर का, इंसुलिन इन ग्लूकोज क्रॉस प्लेसेंटा एंड एंटर इन बेबी। ठीक है, प्रेगनेंसी हाइपोग्लाइसेमिया क्यों होगा बेबी को? क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो क्रॉस कर जाता है प्लेसेंटा को और बेबी के अंदर एंटर कर जाता है। अब बेबी क्या करेगा? उसका कंपनसेट करेगा। बेबी क्या करेगा? कंपनसेट करेगा। अब कंपनसेट करने के लिए उसका इंसुलिन का जो सीक्रेशन है वो ज्यादा होगा। सीक्रेशन ऑफ इंसुलिन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज सीक्रेशन ऑफ इंसुलिन। ठीक है, बट आफ्टर डिलीवरी, लेकिन डिलीवरी के बाद क्या होगा? मदर का जो ग्लूकोज जो था, जो उसका एक्स्ट्रा ग्लूकोज जा रहा था वो क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप हो गया। स्टॉप होने की वजह से जो ग्लूकोज एक्स्ट्रा बेबी के अंदर जा रहा था वो उसके अंदर अब नहीं जाएगा। तो क्या होगा? तो उस कंडीशन में होगा क्योंकि जो पैनक्रियाज है उसको नहीं पता है कि ग्लूकोज आ रहा है या नहीं आ रहा है, कि एक्स्ट्रा उस बेबी को मिल रहा है नहीं मिल रहा है। उसको ना पता होने के कारण क्या होगा कि जो पैनक्रियाज है वो रेगुलर सीक्रेट करेगी। किसको? रेगुलेट्स पैनक्रियाज क्या करेगी? इंसुलिन का सीक्रेशन करती रहेगी। अब इंसुलिन का सीक्रेशन होता रहेगा। इंसुलिन का सीक्रेशन होगा तो जो बेबी का जो ग्लूकोज है वो लेवल कैसा हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज ग्लूकोज, और जब ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो जाएगा तो बेबी को क्या हो जाएगा? हाइपोग्लाइसेमिया। समझ में आ गया आपको कैसे हो रहा है हाइपोग्लाइसेमिया? प्रेगनेंसी के दौरान एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो मदर में होता है वो बेबी के प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी तक पहुंच जाता है।
अब जब बेबी तक ग्लूकोज पहुंचा तो वहां पर वो कंपनसेट करता है, ठीक है, कंपनसेट करेगा तो मोर इंसुलिन का सिक्रेशन होगा, मोर इंक्रीज इंसुलिन का सिक्रेशन होगा, ठीक है। तो ग्लूकोज का लेवल कम तो होगा, लेकिन डिलीवरी के बाद मदर के अंदर क्या वो स्टॉप हो जाता है, ठीक है। बाद में क्या होगा कि मदर के अंदर जो ग्लूकोज का जो सिक्रेशन हो रहा था, यानी जो ज्यादा जा रहा था, वो अब क्या हुआ, स्टॉप हो गया, स्टॉप हो जाएगा। लेकिन पैनक्रियाज को ये नहीं पता रहता है कि वो बंद हो गया है, वो अपना इंसुलिन सीक्रेट करता रहता है, ज्यादा सीक्रेट करता रहता है, तो उसकी वजह से उसका ग्लूकोज लेवल बेबी के अंदर कम हो जाता है। कम होने की वजह से वो क्या कंडीशन होगी, हाइपोग्लाइसेमिया होगा। क्लियर। अब हमारा क्वेश्चन था कि प्रेग्नेंट पेशेंट को अगर डायबिटीज है तो उसको हम कब टेस्ट कर सकते हैं। तो 6 से 12 में, ये रॉन्ग आंसर हो गया। 12 से 20, तो हम उसका टेस्ट कब कौन से वीक्स में कर सकते हैं, 24 से 28 गेस्टेशनल वीक्स के अंदर हम गेस्टेशनल डायबिटीज को हम चेक कर सकते हैं। क्लियर। और डी भी आपका रॉन्ग आंसर होगा, तो राइट आंसर इज सी। क्लियर। क्वेश्चन इज वर्ल्ड डायबिटिक डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। जो वर्ल्ड डायबिटिक डे है कौन से ईयर, कौन से डे को मनाया जाता है, ठीक है। 7 अप्रैल, 8 मार्च, 1 दिसंबर या 14 नवंबर को। तो फर्स्ट 7 अप्रैल को आप सभी जानते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। 8 मार्च को वुमेन्स डे मनाया जाता है, वर्ल्ड वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। 1 दिसंबर को आपको पता ही है, वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। जबकि 14 नवंबर को एक तो है इसमें चिल्ड्रंस डे, ठीक है, 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे का सेलिब्रेशन किया जाता है। दूसरा जो हमारे क्वेश्चन ने पूछा है कि डायबिटिक्स डे कब मनाया जाता है, तो 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटिक डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे, 8 मार्च वर्ल्ड वुमेन्स डे, 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे, और 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे और वर्ल्ड डायबिटिक डे। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया, 14 नवंबर। समझ में आ गया। आई होप आप लोगों को आज हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। और हमने जो एंडोक्राइन सिस्टम में जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू थे उनका हमने विद रेशनल के साथ हमने उनको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो आप लोगों को से एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आने पर लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।